गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 305 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। 75 अपने जो स्टैटिक जीके वाली सीरीज़ है उसमें हो गए थे क्वेश्चन। ठीक है, 150 तक हम इनको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं हम 76 से 90 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया। अभिकथन ए, कारण आर। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस तरह के कथन कारण वाले प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ गई है यूपीपीएससी में पिछले कुछ वर्षों में। मतलब 11, 12, 13 को पूछ लेता है 150 में से। तो अभिकथन है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। कारण क्या है इसका? धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जाता है। देखिए, यही चीज़ केंद्र में भी है, सेंट्रल में है। वहाँ राष्ट्रपति धन विधेयक को, ठीक है, लोकसभा को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। चूंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जाता है, इसलिए राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, उनको अनुमति देनी होगी। तो ठीक है, कारण भी सही है, अभिकथन भी ठीक है, व्याख्या भी कर ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए, धन विधेयक जो है विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल विधानसभा में राज्यपाल की अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जा सकता है। यही चीज़ केंद्र में देखें तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है और इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। जब कोई धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो अपनी सहमति दे सकता है, राज्य का राज्यपाल अपनी सहमति व्यक्त कर सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है, किंतु उस विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी पूर्व सहमति से ही उसको प्रस्तुत किया था विधेयक को। आमतौर पर राज्यपाल किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है, क्योंकि यह उसकी पूर्व अनुमति से राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। तो डी करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से पंचायत उपबंध अधिनियम के संदर्भ में सही है, यानी पैसा अधिनियम के संदर्भ में सही है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं। पंचायत उपबंध अधिनियम में केवल 10 राज्य शामिल हैं। ठीक है, यह अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो आंसर इसका हो जाना चाहिए केवल 2, क्योंकि पूछा क्या, सही पूछा है। देखिए, पंचायत उपबंध अधिनियम, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, यानी पैसा अधिनियम। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 244(1) में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। तो पहला वाला गलत है। 5वीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए कई विशेष प्रावधान करती है। अब उन 10 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? उन 10 राज्यों में है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र अधिसूचित किए हैं, जिनमें इनमें से प्रत्येक राज्यों में कई जिले शामिल हैं। तो दूसरा वाला सही हो गया। देखिए, यह जो अधिनियम है वो ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका का अधिकार प्रदान करता है। तो विकल्प सी करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 पर। राज्य विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य की बात हो रही है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, बी है इसका आंसर। यही चीज़ लोकसभा में हो तो लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके।
देखिए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। वह स्वयं व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाइए। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, इसका निर्णय केवल 2 लोग कर सकते हैं। अब ये प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, इस प्रश्न को ये नहीं पता चल रहा है इस प्रश्न में कि ये लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, राज्य विधानसभा के बारे में बात कर रहा है। उस चीज़ का पता कैसे चलेगा? ऑप्शंस देखकर। ये ऑप्शंस में अगर लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो वो सही हो जाएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा तो वो सही हो जाएगा। तो सी है इसका आंसर। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष, और उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल कानून के आधार पर विधानसभा सदस्य की अयोग्यता के मामलों पर भी निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइए। संविधान का इनमें से कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? यह है पार्ट 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। 10, ये 10 लिखा है रोमन में और ये लिखा है 4, तो 14 हो गया 14। ठीक है, ये 14 है, ये 20 है, 20, और ये है 15, और ये है 11, 10, तो 12। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है भाग 14, तो बी करेक्ट हो गया। भाग 14 में 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद शामिल हैं। भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमों से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 20 संविधान में संशोधन से संबंधित है। स्टेट के पीसीएस में सीधे सीधे भाग में पूछ लेता है कि कौन से भाग में क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या है। मेनली ये चीज़ यूपीएससी नहीं करती, यूपीएससी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर पूछती है। वैसे तो स्टेट पीसीएस में भी कॉन्सेप्ट बेस बहुत बढ़ चढ़ कर पूछ रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं था, पूछ रहा है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, बहुत पूछते हैं इसको। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के का में या ए में जोड़ा गया, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 39A के रूप में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को जोड़ा गया, ये भी ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये नहीं है। ये 42वें में नहीं बल्कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के 1 के तहत मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। अनुच्छेद 31(1) अब 300A बन गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार द्वारा संरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग है संवैधानिक निकाय। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक निकाय है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी भी संवैधानिक निकाय है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। अतः यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो डी आंसर हो गया। भारतीय संविधान भारत में संवैधानिक निकायों की स्थापना और व्याख्या करता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत की मुख्य भर्ती एजेंसी है, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात है तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के का उल्लेख है। वर्ष 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 10, 15, 16, 17 में एक नया अनुच्छेद 350B जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी होना चाहिए। सारे के सारे संवैधानिक ऊपर के 1, 2, 3 डी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? भारत के महान्यायवादी का दर्जा संसद के मंत्री के समानांतर होता है क्या? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी को संसद में मत देने का अधिकार होता है। देखिए, बोल सकता है, वो भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। बहुत
स्टेटमेंट बनाकर ये पूछते हैं और यही गलत होता है महान्यायवादी से रिलेटेड। पहला वाला सही है केवल। भारत का महान्यायवादी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। हर साल प्रश्न बनते हैं, एक साल छोड़ के बनते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि संसदीय भूमिका के संदर्भ में भारतीय महान्यायवादी का दर्जा संसद के मंत्री के समानांतर होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो मत नहीं दे सकता, वो वोटिंग राइट नहीं है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2010 में। बी है इसका आंसर। देखिए, पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और लोगों को संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करना शामिल था। तो भी करेक्ट हो गया। यह बहुविषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों के निपटान के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से परिपूर्ण एक विशेष निकाय है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाएं इस अधिकरण पर बाध्य नहीं होंगी, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही है? यानी वित्त आयोग, इसमें एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं क्या? वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। गलत है दूसरा, पहला वाला स्टेटमेंट। पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं इसके सदस्य, ये जो 4 सदस्य हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, और अध्यक्ष भी। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है, यानी फाइनेंस कमीशन जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट वहाँ पर। वे राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। तो दूसरा वाला सही हो गया, तो विकल्प भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों अथवा विशेषाधिकारों के प्रावधान की रूपरेखा नहीं दी गई है। इनमें से किसी एक का न परिलब्धियों का वर्णन है दूसरी अनुसूची में, न भत्ते हैं, न विशेषाधिकार हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 की 12 इंपॉर्टेंट। पहले में क्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, सब पता होने चाहिए आपको। तो राज्यों के राज्यपाल के हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी हैं, भारत के महान्यायवादी और लोकसभा अध्यक्ष। किसका नहीं है इसमें? लोकसभा स्पीकर का भी है। देखिए, लोकसभा का स्पीकर है, राज्य का राज्यपाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी। इनमें से किसी एक का नहीं है। किसका नहीं है? सीएजी का नहीं है भाई, हाँ सॉरी, एजी का नहीं है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का है, राज्य के राज्यपाल का है, और लोकसभा अध्यक्ष का है। किसका नहीं है? भारत के महान्यायवादी का। सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में यानी सेकंड शेड्यूल में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति का है, इसमें राज्यों का राज्यपाल है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति का है और उपसभापति का है। फिर राज्यों में आ जाइए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है, और राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी है इसमें नहीं है तो एजी। और भारत के महान्यायवादी के संबंध में किसी भी भत्ते का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी ऊपर के भत्ते हैं, वेतन है, परिलब्धियां हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है, मणिपुरी है, मिजो नहीं है।
मिज़ो और अंग्रेजी को शामिल होने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं है। ए और दो, एक और दो। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 22 में से 14 भाषाएं थी जब संविधान बना था प्रारंभ में। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में 3 और भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर वर्ष 2004 में बोडो जोड़ी गई, डोगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई। 4 में, 3 में, 3 4 ही है। देखिए, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 38 और भाषाओं को शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसमें मिज़ो और अंग्रेजी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पर बताइए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या क्या है ये? बड़ा बड़ा सा। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, 48 का ए, अनुच्छेद 45, यानी ये राज्य, ये हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी की बात हो रही है। किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है वो बताना है आपको। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। क्या क्या है भाई? भारत के सभी राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करना, यह है अनुच्छेद 44। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, यह होगा अनुच्छेद 45। और कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, 48 है ये। और पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा, यह है 48 का ए, जो बाद में जोड़ा गया होगा। जहाँ भी लिखा रहे ना ए बी सी, यानी वो बाद में जोड़ी गई चीज़ है संशोधन के द्वारा। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 1। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, ए का हो गया 4, क्या हो गया? ए का हो गया 4, बी का हो गया 1 और 2 और सी का हो गया 3। तो यहाँ करेक्ट नहीं करा गया, 4 1 2 और 3 होना चाहिए, बस सी है। तो अनुच्छेद 44 है, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। 45 में है, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। 48 में, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। 48 का ए, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस में यह तथ्य निहित है? कौन सा तथ्य? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो अनुच्छेद 51 में है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी किया था प्रश्न 2013 में। देखिए, अनुच्छेद 51 यह घोषणा करता है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। किस तरह से? राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए, नीचे 2 कथन दिए, अभिकथन ए और कारण आर। वही कथन कारण वाला ये सवाल है। अभिकथन ए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं वो। कारण क्या है इसका? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, रिटायर्ड जजों की। देखिए, जो भी जज रिटायर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट उनको जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट में उन जजों की नियुक्ति कर सकते हैं।
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर जज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं। काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं CJI, वो राष्ट्रपति की पूर्व समिति से उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी कर ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम प्रश्न है ये, देखिए किसी भी समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं स्थायी अवधि के लिए। अस्थायी अवधि के लिए ऐसा होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसा केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही कर सकते हैं। ऐसा न्यायाधीश ऐसे भत्तों को प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं, वो रिटायर जज हैं, वो एक स्पेसिफिक अवधि के लिए कार्य कर रहे हैं केवल। तो दोनों के दोनों कथन सही है ये। तो 90 तक हमने कवर कर लिया है स्टैटिक जीके वाली, इंपॉर्टेंट है। PDF परचेस आप कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद। बाकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ तो साथ साथ चली रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए।